समकोणिक त्रिभुज, इसको बोलते हैं इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स। अब जैसे कि आप नाम से ही समझ में आ रहा होगा समकोणिक त्रिभुज इक्वी एंगल ट्रायंगल्स की इनके सभी कोण बराबर होते हैं। सभी कोण मतलब संगत कोण बराबर होते हैं। जैसे ये एंगल ए इक्वल टू एंगल ए डैश, एंगल बी इक्वल एंगल बी डैश, एंगल सी इक्वल टू एंगल सी डैश। संगत कोण मतलब जैसे एक ये ट्रायंगल हमने ले लिया और एक ये ट्रायंगल में हमने ले लिया। ये क्या हो गया, ये ए बी सी और ये ए डैश बी डैश सी डैश। अब आप इसको ये मत समझिएगा कि आप हमेशा ट्रायंगल ऐसा बना हुआ है ऐसे ही होगा, ए डैश बी डैश सी डैश ही लिख के आएगा। यहाँ पे कुछ भी लिख के दे सकते हैं, वो पी क्यू आर दे सकते हैं, कुछ भी जो भी मर्जी हो। तो फिर आपको ये रटना नहीं है, आपको समझ के करना है कि संगत कोण होंगे वो बराबर होंगे। ठीक है, अब इसी से ही रिलेटेड आपको दो प्रमेय पढ़ने हैं, आगे चल के दो प्रमेय पढ़ने हैं। तो मैं आपको चलिए पहला प्रमेय पढ़ाना शुरू कर देती हूँ। पहला प्रमेय एक है, उसको क्या बोलते हैं, पहला प्रमेय ये है समानुपातिक प्रमेय। ये आधारभूत प्रमेय है, तो इसके आगे आधारभूत भी लगा सकते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये थ्योरम किसने बनाई थी, इसको थेल्स प्रमेय भी बोलते हैं, क्योंकि ये थेल्स ने बनाई है, पर ये आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो अब ये एक प्रमेय है। आपको इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स यानी कि समकोणिक त्रिभुज समझ में आ गया ना, जिसके सभी कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। ये मैंने डायग्राम भी बना दिया है। साइज़ बराबर नहीं है, देखिए ये भुजा इस भुजा से लंबी है, बराबर नहीं है, पर कोण बराबर है, इसलिए इक्विएंगुलर ट्रायंगल बता दिया है। ठीक है, चलिए फिर अब मैं प्रमेय बताना शुरू करती हूँ। ठीक है, प्रमेय 1, जैसे कि मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि ये आधारभूत समानुपातिक प्रमेय है। ठीक है, अब इसका इस प्रमेय का क्या स्टेटमेंट क्या है, ये देखिए। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो यह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। कैसे, देखिए जैसे एक ये त्रिभुज है, अब मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, एक ये त्रिभुज है ए बी सी। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, हमने इस भुजा, ये जो भुजा BC है, इसके समांतर एक भुजा खींची, ये भुजा खींची, इसी के समांतर, समांतर का मतलब पता है ना कि जो पैरेलल, समांतर एक भुजा खींची, इसको हमने क्या नाम दिया, DE। तो इस थ्योरम के हिसाब से क्या होगा कि जो हमने इसके समांतर भुजा खींची, वो इन दोनों भुजाओं को समांतर अनुपात में विभाजित कर रही। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अनुपात इसका होगा, AD अपॉन DB का जो अनुपात होगा, वही अनुपात AE अपॉन EC का होगा। ये अनुपात, थ्योरम का स्टेटमेंट सबसे पहले समझ में आना चाहिए, तब थ्योरम प्रूफ करेंगे। मतलब प्रमेय का स्टेटमेंट जो भी है, सबसे पहले वो समझना इम्पॉर्टेंट है। स्टेटमेंट समझ में आ गया, फिर थ्योरम को प्रूफ करने में दिक्कत नहीं होती है। ये स्टेटमेंट सब लोग अच्छे से सबसे पहले ये समझेंगे, इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे भी, समझ करके याद भी करना है इसको।
सिर्फ याद नहीं करना है, समझ के याद करना है। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है। थ्योरम इस प्रमेय का क्या है कि यदि किसी त्रिभुज के, ये एक त्रिभुज है, के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। ये दोनों भुजाएं, इनको प्रतिच्छेद करने के लिए ये रेखा खींची जा रही है। इसको डी पे प्रतिच्छेद कर रही है, इसको ई पे कर रही है। एक रेखा खींची गई हमें इसके समांतर, तो फिर क्या होता है, इस भुजा के समांतर हमने ये रेखा खींची, तो ये रेखा इन दोनों भुजाओं को समांतर अनुपात में काटेगी, समांतर अनुपात में काटेगी। इसका एक ये हो गया AD, एक ये हो गया DB, इसका अनुपात निकाल लिया। एक ये हो गया AE EC, इसका अनुपात निकाल लिया। ये बराबर होना चाहिए, ये इस थ्योरम में, इस प्रमेय में ये बताया गया है। ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि आप सबको इसका स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। अब इसको अच्छे से समझ के याद कर लीजिए, एकदम ये इम्पोर्टेंट है। फिर इसके आगे अब मैं इसको समझाऊंगी कि इसका सिद्ध करवाऊंगी। अब ये प्रमेय है ना, इसको सिद्ध करवाती हूँ कि ये कैसे आया। ठीक है, इसको सिद्ध करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, ये देखिए, मैं इस पॉइंट से D से यहाँ से एक, ये D से M, और मैंने यहाँ पे एक लंब डाला है D से, ये 90 डिग्री होगा। फिर ये E से मैंने D से AC पे एक लंब डाल दिया। ठीक है, और E से अब AB पे एक लंब डालूंगी। ठीक है, इसको मैंने N बोल दिया। ठीक है, और एक ट्रायंगल ये बना दिया, एक ट्रायंगल ये बना दिया, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया। अब इसको हम सिद्ध करते हैं। ठीक है, फिर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, हम लोग ने जो सबसे पहले क्या चीज़ की है, DM को हमने AC के लंबवत डाला है, और EN को हमने AB के लंबवत डाला है। ठीक है, ये दो चीज़ें हमने की हैं। फिर आगे देखिए क्या है। अब हम इसको सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं कि इसमें ये जो ट्रायंगल ADE, ध्यान से देखिए, ये ट्रायंगल ADE दिख रहा है, ये ट्रायंगल। ठीक है, ये ट्रायंगल जो ADE दिख रहा है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल के आगे क्या डाल देंगे, एरिया। ठीक है, इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार बटे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो हाँ AD इंटू E, तो समझ में आ गया, ये आधार हो गया और ये ऊंचाई हो गई, इससे लंब डाला हुआ है हमने। फिर हमने ये हो गया AD का एरिया आ गया। ठीक है, हाफ AD इंटू EN। अब ऐसे ही BDE ट्रायंगल में का हम एरिया क्षेत्रफल निकालेंगे। BDE ट्रायंगल कौन सा, ये है BDE, ये ट्रायंगल हो गया। ठीक है, अब आप बताइए इसमें ये लंब है कि नहीं, बी, ये AB के लंबवत था EN, तो BD के भी तो होगा, क्योंकि BD AB के ये आगे ही बढ़ा है, तो ये इसके लिए भी ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ BD इंटू EN। ये दो ट्रायंगल का एरिया हो गया। अब हम इन दोनों को भाग कर देंगे, ADE ऑन BDE। ये समझ में आ रहा है ना सबको, ये कर देंगे BD इंटू EN। समझ गए ना, एक ये इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन, और ये
सेकेंड इक्वेशन है। एक मिनट, हमने यहाँ पे क्या किया, 1 को 2 से भाग कर दिया तो ये आ गया। अब इसमें आप ये देखिए ई एन तो कैंसिल हो गया, बचा क्या, बचेगा यहाँ पे, मैं यहीं पे ही दिखा देती हूँ, AD/DB बचेगा। ठीक है, फिर इसके अलावा आप ये देखिए एक और चीज़, एरिया ADE अपॉन एरिया DEC। ADE की एरिया क्या होगी, हाफ, अब हम इस तरफ से निकाल रहे हैं, एक हमने लंब यहाँ पे डाला था, एक हमने लंब ये डाला था, तो हम इसको भी तो आधार मान के एक एरिया निकाल सकते हैं। पिछली बार हमने इसे आधार मान के एरिया निकाला था, इस बार इसे आधार मान के एरिया निकाल रहे हैं, तो इस बार हो जाएगा हाफ इंटू AE इंटू DM। और DEC कौन सा ट्रायंगल हो गया, सॉरी मैं आप लोगों को ये फिगर दिखाना भूल गई थी, इस पेज में है। पिछली बार हम लोगों ने क्या किया था, इसको इस ट्रायंगल का ADE ट्रायंगल का ही एरिया निकाला था, पर क्या किया था, इससे आधार माना था तो ये लंब हो गया था। इस बार हम लोग एरिया निकाल रहे हैं इससे आधार मान के, ठीक है, तो इस बार ये लंब हो जाएगा, DM लंब हो जाएगा। तभी मैंने यहाँ पे एरिया में क्या लिखा है, AE इंटू DM। इस बार AE को आधार मान रहे हैं और इसको लंब मान रहे हैं। आधार और ऊंचाई, आधार बटे ऊंचाई होता है, आधार गुणे ऊंचाई होता है, तो ये आधार हो गया और ये आधार हो गया, ये ऊंचाई हो गया। इस बार, पिछली बार ये आधार लिया था, ये ऊंचाई हो गया था। अब DEC देखिए कौन सा ट्रायंगल है, ये है, ये DEC ट्रायंगल। अब इधर देखिए DEC के एरिया भी हम लोग लिख देंगे, BC इंटू DM, ये हो गया AE अपॉन EC। अब क्या हो जाएगा, एरिया BDE अब आप ये देखिए, ये दोनों त्रिभुज जो हैं, इन दोनों का जो मैंने लिया है, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, दोनों समांतर रेखाएं हैं। ये दोनों त्रिभुज दोनों समांतर रेखाओं के बीच में बने हैं, BC और DE समांतर रेखाओं के बीच में बने हैं, तो इन दोनों का एरिया कैसा होगा, इन दोनों का एरिया बराबर होगा, तभी मैंने ये कंडीशन लिख दी। ये थ्योरम आप लोगों ने पहले क्लास में पढ़ी होगी। तो इनका एरिया बराबर होगा, इनका एरिया बराबर करके आप ये दूसरी, इसको मैं चौथी इक्वेशन मान लेती हूँ और ये वाली इक्वेशन चौथी, और ये वाली जो इक्वेशन है इसको मैं तीसरी मान लेती हूँ। आप इन दोनों का यूज़ करके क्या देखेंगे, AD/DB इक्वल टू AE/EC, यही हमें सिद्ध करना था, अतः हमारा